हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 8.11। तो इसमें हमने ZT यानी कि पूरे सर्किट की इक्विवेलेंस इंपीडेंस को फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा जब हमारे पास हमने यानी ये जो हमारा कहने के यूज़र है वो देख रहा है, मैं कहने के आजकल ना कोडिंग की ज़ुबान में भी कहने के बात कर जाता हूँ। तो यूज़र यहाँ से देख रहा है इम्पीडेंस को, तो जो कंपाइलर यानी जो हम हैं वो देखेंगे यहाँ से, यानी यहाँ से चलना हमारा स्टार्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले बात की जाए तो 4 और 2, ये जो दो इम्पीडेंस यानी एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज़ की फॉर्म में हैं। तो लिहाजा हम इनकी इक्विवेलेंस निकालेंगे इन दोनों का सम अप लेके, क्योंकि सीरीज़ में इसी तरह से फाइंड आउट होता है। तो मैं इसको Z1 का नाम देता हूँ। तो 4 + J2 मेरे पास आ गई Z1, ठीक है। उसके बाद जो 4 + J2 होगी वो पैरेलल में लगेगी हमारे -J3 ओहम के साथ, कुछ इस तरह से। अब आप उसको डायरेक्ट डब्बे से शो करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो हमें 2 चीज़ें बनानी पड़ती हैं, यानी अलग-अलग से एक रेजिस्टर बनाना पड़ता है और एक इंडक्टर बनाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर आप Z1 लिखें तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों पैरेलल में आ गया। अब हमें इनका पैरेलल निकालना है, तो हम दूसरे को नाम देते हैं Z2 का। पैरेलल में क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होती है, नीचे सम होता है, यानी -J3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ है, 4 + J2 के साथ, और बट्टे में सम होगा दोनों चीज़ों का 4 + J2 - 3J। अब ये माइनस में था, इस वजह से ये माइनस हो गया। अब Z2 को मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने गाइस इसमें वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी हुई है, कैसे हम यानी कि कहने इमेजिनरी पार्ट से फेज़र में जाते हैं, कैसे फेज़र से इमेजिनरी पार्ट में आते हैं। तो वो आपने एक दफ़ा वीडियो देख लेनी है, रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, आपको इसकी कन्वर्जन समझ में आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, बटे में तो मेरे पास क्या बनेगा जी, 4 - 1J। अब ऊपर मैं फेज़र में अभी नहीं चले लिखता, नेक्स्ट स्टेप में मैं फेज़र में कन्वर्ट कर लेता हूँ इनको। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही फेज़र में लिखूंगा। आपने पता क्या करना, आपने वो वीडियो जाके देख लेनी है, आपको समझ आ जाएगी मैं कैसे इसको फेज़र में लिखता हूँ। तो गाइज़ अभी मैं यहाँ पे एक असूल रिपीट कर देता हूँ। जब हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी होती है तो हमें हमेशा फेज़र में सब चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन सम और डिफरेंस के मामले में हमें क्या करना पड़ता है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में दोनों पार्ट्स को डिवाइड करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे डिवीजन करनी थी, तो लिहाजा मैंने सबको फेज़र में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई देता हूँ 3 को 4.47 से, फिर डिवाइड करता हूँ किस पे जी, 4.12 पे। तो गाइज़ मेरे पास जो इसका रियल पार्ट निकला है वो है 3.25। और उसके बाद नेक्स्ट फेज़र एंगल की बात की जाए तो ये देखें 90, इसमें से -90 प्लस ये एंगल हो जाएगा -90 डिग्री प्लस 26.57। अब ये नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके ये प्लस एंगल हो जाएगा, तो इसमें प्लस कर दें 14.04 डिग्री। तो ये देखें कैलकुलेशन चेक कर ले मैंने कैसे किया। अब मैं इसको इक्वल टू करता हूँ तो मेरे पास देखें क्या एंगल निकला, -49.39 डिग्री। अब मैं इसको दोबारा से यानी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ Z2 को दोबारा से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो मेरे पास क्या निकलता है जी, 3.25 है पहला नंबर, दूसरा नंबर है -49.39। तो गाइज़ मेरे पास जो इसका मतलब कहने के निकला है रियल पार्ट वो है 2.12, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस में है, मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पे। चले मैं इसको काट के माइनस कर देता हूँ, -2.47 कह लें, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली 5J 2.5J। अब हमारा आंसर ना कह लें कि थोड़ा बहुत ना मुख्तलिफ भी हो सकता है बुक वाले से, वो इसलिए क्योंकि ये जो मेथड है ये लो एक्यूरेसी होती है, इसमें लो एक्यूरेसी यानी कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, आंसर नहीं हमारा आ सकता, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाता है। तो अब ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, यानी हमने इस डिब्बे की कवरेज कर ली है। आगे यहाँ पे हमारा ये जो ऊपर है, मेन चीज़ जो हमें तंग कर रही है इसको इक्विवेलेंस में फाइंड आउट करने के लिए, वो ये लाइन है जो कट ऑफ करके आ रही है। तो उसको मतलब कह लें कि सेट करने के लिए पहले देखें आप, ये J3 4 के साथ क्या लगा हुआ है, सीरीज़ में नहीं लगा हुआ, देखें पैरेलल लगा हुआ, क्योंकि इसके साथ भी कनेक्शन है, आगे 5 ओहम के साथ भी कनेक्शन है। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम इनका एक पैरेलल निकाल लेते हैं। अब मैं Z3 के नाम में पैरेलल निकालता हूँ 4 और J3 का। देखें ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो गई, नीचे दोनों का सम हो गया। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ऊपर 12J बन गया डिवाइडेड बाय 4 + 3J। अब मैं फेज़र में कन्वर्ट करके फिर इनको रेक्टेंगुलर में ले जाऊँगा। तो गाइज़ ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने इनको फेज़र में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं 12 को 5 से डिवाइड कर दूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो है 2.4। और आगे फेज़र की बात की जाए तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 90 डिग्री में से, 90 - 36.87। तो इसके लिहाज से मेरे पास जो एंगल आता है वो है 53.13 डिग्री। अब मैं इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास Z3 आ जाएगी। तो मैं यहाँ से जाऊँगा रेक्टेंगुलर में 2.4, 53.13। तो गाइज़ ये बार बार ना मैं वीडियोस में कंसेप्ट ये नहीं दे सकता कि कैसे हम रियल से इमेजिनरी में जाते हैं, इस वजह से मैंने ना एक अलग से वीडियो बनाई हुई है ताकि बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो आप वो वीडियो लाजमी देख लें। 1.92J ये मेरे पास आई है इसकी वैल्यू।
आप इसको सिर्फ 2J भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, बाकी ये ऐसे ही ठीक रहेगा क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी हमारी। अब देखें Z3 मालूम हो गया, Z2 मालूम हो गया। अब न्यू शेप हम ड्रा करेंगे, यानी जो सर्किट है हमारे पास वो किस तरह का बन चुका है, वो इस तरह से है गाइस 2 ओम। अब देखें 4 और J3 की हमने इक्विवेलेंस फाइंड आउट कर लिया जिसका नाम है Z3, तो लिहाजा Z3 यहाँ पे लगेगी इन दोनों की जगह। ये हमारे पास Z3 आ गई, उसके नीचे हमारे पास इन तीनों की इक्विवेलेंस आनी चाहिए, वो थी Z2। तो Z2 ये है हमारे पास, तो इसके नीचे हम Z2 का बॉक्स लगा लेते हैं। ठीक होगा गाइस। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नीचे एक इंडक्टर लगा हुआ था हमारे पास और इसके सेंटर में ही एक रेजिस्टर मौजूद है 3 ओम का, और इसकी हमने मालूम करनी है ZT यानी टोटल इम्पीडेंस, और ये है हमारे पास 2 ओम। इनकी वैल्यूज़ आप जानते हैं जो अभी हमने फाइंड आउट किए हैं। और 5 ओम जो था वो इनके सेंटर को क्रॉस कर रहा था, यानी यहाँ पे 5 ओम एग्जिस्ट करता है। ये है हमारा 5 ओम। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, पहले देखें गाइस Z2 और ये इंडक्टेंस ये दोनों आ गए सीरीज़ में, इन दोनों को पहले सम अप करवा लेंगे, फिर वो 5 ओम के साथ पैरेलल में लगेगा तो पैरेलल निकालेंगे। चलें हम क्या करते हैं, पहले Z4 के नाम पे अब निकालते हैं नई इंपीडेंस। Z2 प्लस यानी ये प्लस इंटू माइनस J3 आएगा तो माइनस J3 ही हो जाएगा। अब Z4 Z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो थी हमारे पास 2.212 माइनस J2.5 थी और ये माइनस J3, तो इसकी कैलकुलेट की जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.12 माइनस ये हो जाएगा 5.5 J। ठीक हो गया गाइस, ये मेरे पास आ गया Z4। अब ये पैरेलल में है किसके, 5 के, 5 ओम के पैरेलल में, तो हम एक नई इंपीडेंस निकालते हैं Z5 के। अब हमने इसकी टोटल निकाली, ये आगे पैरेलल में लग रही है 5 ओम के, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 5 की इन दोनों नंबर्स के साथ और नीचे सम हो जाएगा। तो नीचे हमने सम करवाना है, तो सम में के मामले में 5 प्लस 2.12 माइनस 5.5 J, तो ये हमारे पास आ गया गाइस Z5 इज इक्वल टू। अब हमने पहले ऊपर क्या करना है जी, हमने इसको फेज़र में कन्वर्ट कर लेना। 5 का फेज़र सीधा 5 इंटू 0 डिग्री, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो इसको हम कैलकुलेटर पे फेज़र में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको बताते हैं क्या आता है हमारे पास। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मैंने सबको फेज़र में कन्वर्ट कर दिया। कैसे देखें, 5 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री है, तो वैसे मैंने आपको बता दिया। इसका मैंने पोलर से फेज़र निकाल लिया और नीचे मैंने पहले प्लस किया रियल पार्ट में, ये 7.12 बना, फिर इन दोनों का फेज़र निकाल लिया, वो मेरे पास ये आया। अब रियल पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगे और एंगल आपस में कंपेयर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या Z5 निकलता है। तो गाइस ये मेरे पास इसका फेज़र निकला, आप देख सकते हैं 3.28 इंटू फेज़र एंगल माइनस 31.22 डिग्री। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा रेक्टेंगुलर में यानी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो चलें कन्वर्ट करते हैं इसको। तो मेरे पास क्या आता है 3.28 कामा माइनस 31.22। तो गाइस इसका जो मेरे पास आया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वो है 2.8 प्लस नहीं माइनस है माइनस 1.7 J। तो ये मेरे पास इसकी निकल आई है इक्विवेलेंस। अब देखें ये हमने पूरा एरिया कवर कर लिया। आगे क्या होगा, यहाँ पे Z5 लगेगा इन दोनों के साथ सीरीज़ में, तो हम इन दोनों का सीरीज़ निकालेंगे, फिर 3 के साथ पैरेलल निकालेंगे तो हमें ZT मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज पे मैं ले चलता हूँ आपको। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब शक्ल कुछ इस तरह से हमारे पास ये 2 ओम लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक Z, अब मैं नाम जान लेता हूँ उनके क्या। एक Z हमने अभी फाइंड आउट किया है, उसका नाम है Z5, और आगे हमारे पास डायरेक्टली एक कनेक्टेड है रजिस्टर पैरेलल में, और हमने ZT फाइंड आउट करनी है। ये लास्ट शेप है इस चीज़ की, ठीक है, लास्ट शेप। इसके बाद मैं शेप ड्रा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत ही पड़ेगी। तो गाइज़ ये देखें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं सबकी। ये मेरे पास Z5 था, ये Z3 था, तो मैंने उनकी ना वैल्यूज़ पीछे से लेके इसमें ब्रैकेट्स में लिख दी हैं। तो गाइज़ इस तरह से आप बना सकते हैं शेप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका क्वेश्चन गलत नहीं किया जाएगा। अब हमने देखें 2 ओम और Z3 और Z5 ये सारे सीरीज़ की फॉर्म में, हम Z6 के नाम से एक नई इंपीडेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन सब का सम होगा 2 प्लस Z3 की वैल्यू देखें 1.4 प्लस 1.92 J। उसके बाद Z5 की वैल्यू भी इसमें प्लस होगी, प्लस 2.8 माइनस 1.7 J। तो यहाँ से हमें Z6 मिल जाएगी। गाइस अब एक चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप ये स्टेप्स कर रहे होते हैं आपने लाजमी ऊपर लिखना होता है कि ये वाली चीज़ें सीरीज़ में है। अब मैं यहाँ पे ये लिखूँगा रजिस्टर, मैं एक स्टेप आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। 2 ओम इज़ इन सीरीज़ है, यानी कि वो सीरीज़ में है किसके साथ है, विद Z3 एंड Z5, यानी इन दोनों के साथ वो सीरीज़ में लगा हुआ है। लिहाजा हमारे पास जो इक्विवेलेंस आएगी इन सब का सम होगी। इससे ये हमने लाजमी लिखना होता है। अभी मैंने पीछे नहीं लिखा, इसी तरह पैरेलल का भी यही हमने लिखना होता है। अब क्या करते हैं जी, सबको सम अप कर देते हैं। ये हो जाएगा 3.4 में हम ऐड करेंगे 2.8, 3.4 प्लस 2.8, तो ये मेरे पास गाइस आया 6.2। ये रियल पार्ट आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो 1.92 माइनस 1.7,
तो गाइस ये मेरे पास आया 0.22, तो ये प्लस में आएगा अब 0.2J, बस इतना सा आएगा। अब ये पैरेलल में इन सब की जो आएगी ना मेरे पास इम्पीडेंस यानी Z6, वो पैरेलल में लागी 3 ओहम के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 ओहम रजिस्टर इज इन पैरेलल, यानी वो पैरेलल में है किसके, विद Z6। ठीक हो गया। अब हम इसका पैरेलल निकालेंगे जिसका नाम है ZT, क्योंकि अब टोटल निकलने वाली है। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3 × 6.2 प्लस 0.2J और डिवाइड हो जाएगा इन सब का सम। अब हम इनको सम करवा के फेज़र में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाले भी फेज़र में हो जाएंगे। 3 × एंगल 0 डिग्री और दूसरों सब का मैं निकाल के बताता हूँ, ये 9.2 हो जाएगा, इसका भी हम फेज़र निकालेंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये फेज़र आए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई दूंगा 6.2 से और फिर उसके बाद डिवाइड कर दूंगा 9.2 से। तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो है 2.02 इंटू फेज़र एंगल की बात की जाए तो ये बनेगा 1.85 माइनस 1.25, 1.85 माइनस 1.25, तो ये शायद 0.75 आ जाएगा। नहीं तो ये तो गाइज़ कुछ और ही आ रहा है, उससे मतलब मसला तो नहीं बनेगा। 0.6 डिग्री आ रहा है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे गाइज़, अब हम इसको कर लेंगे कन्वर्ट दोबारा से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मेरे पास क्या है 2.02 कामा 0.6। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ पे कि हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाए, 1-2 कह लें कि आगे पीछे हो जाए नंबर। तो ये मेरे पास आ रहा है 2.02 प्लस 0.02J। तो ये गाइस हमारा आंसर था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी तो गाइस थोड़ी सी ना मैंने आपकी मिस्टेक क्लियर करवानी है कि बुक वाले ने जो हमें जवाब दिया हुआ है ना, उसने ना उसमें एक मिस्टेक की हुई है। उसने यहाँ पे प्लस J3 का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो प्लस J3 का इस्तेमाल किया जाए तो तब जाके वो आंसर निकलता है, लेकिन वो क्वेश्चन में हमें -J3 देता है। जबकि क्वेश्चन में -J3 है तो वो आंसर आ ही नहीं सकता। आप खुद फाइंड आउट करके देख लीजिएगा। जब तक हम यहाँ पे प्लस J3 का इस्तेमाल नहीं करते हमारे पास उसके सोल्यूशन का मतलब कह लें कि जो उसने आंसर दिया हुआ लर्निंग असेसमेंट का वो जवाब नहीं निकलता। तो आपने ना इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि आंसर इनका कुछ और आया और बुक वाले का कुछ और है। कह लें कि हमारा बिल्कुल सवाल ठीक है, बस ये सोल्यूशन और कह लें कि PDF फॉर्म की ना एक गलती है कि प्रिंटिंग की कोई उन्होंने मिस्टेक की हुई है कि प्लस J3 शायद उन्होंने क्वेश्चन में प्लस J3 देना चाहा है और वहाँ पे -J3 प्रिंट हो गया। बाकी आपने परेशान नहीं होना, हमारा सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।